नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ खबरों को बताने के लिए न्यूज रूम से हमारे सहयोगी पुनीत मिश्रा भी मौजूद रहेंगे। वो भी आप तक महत्वपूर्ण खबरें पहुंचाएंगे, उनका रुख करें। लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अंडरवर्ल्ड से जुड़ी एक बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए ड्रग तस्करों के तार अब नजर आ रखे हैं। इंदौर एडीजी योगेश देशमुख ने इसका खुलासा किया है। अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए ड्रग तस्करों के तार अब निकलकर सामने आ रखे हैं। मुंबई और नासिक से 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। वसीम खान, अयूब कुरैशी की गिरफ्तारी हुई है। गुलशन कुमार हत्याकांड का आरोपी था वसीम, बाद में आरोप से बरी हो गया था। वसीम खान मुंबई बम धमाके का आरोपी भी था। अयूब कुरैशी, अयूब को 1993 बम कांड में 5 साल की सजा हुई थी। अभी तक 70 किलो ड्रग मामले में 15 गिरफ्तारियां हो चुकी है। इंदौर से पिछले दिनों 70 किलो ड्रग्स पकड़ा गया था। अबू सलेम की गैंग का यह पुराना सदस्य रहा है वसीम, जिसे गिरफ्तार किया गया है। अयूब कुरैशी बम कांड की सजा काटने के बाद मुंबई में पार्किंग का काम करता है। अयूब कुरैशी 1993 मुंबई बम धमाके का आरोपी रहा है। अयूब कुरैशी को उसके बाद ड्रग का काम वो करने लगा और अब इसका खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। एक बड़ा मामला यहां पर उजागर हुआ है। में ड्रग्स पकड़ी थी, उसी के फॉलोअप में बहुत सी अरेस्ट चल रही हैं। अभी तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो एक नासिक के निवासी हैं और एक मुंबई के निवासी हैं। वसीम खान नाम के व्यक्ति हैं जो नासिक के निवासी हैं। किसी समय गुलशन कुमार जी का मर्डर केस हुआ था, उसमें ये अक्यूज़ रहे हैं, कोर्ट से बरी हो गए हैं। उसका इस केसेस में MDMA ड्रग्स में इन्वॉल्वमेंट आया था, तो इनको भी अरेस्ट किया गया है। इसी तरीके से अयूब कुरैशी नाम के व्यक्ति हैं जो मुंबई के निवासी हैं। मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुआ था 1993 में, उसमें ये अक्यूज़ रहे हैं। 5 साल का इनको कन्विक्शन हुआ था, जेल काट के आए हैं और वर्तमान में ये पार्किंग व्यवस्था जो बांद्रा रेलवे स्टेशन है वहाँ पे वो देखते हैं, तो उनका भी लिंक इसमें आया है। इनको भी तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, कैसे सफलता मिली इन्हें गिरफ्तार करने में? देखिए, लगातार कार्रवाइयां चल रही थी जब से 70 करोड़ की ड्रग पकड़ी थी और पुलिस कई जगह छापेमारी कर रही थी और इसमें नेशनल और इंटरनेशनल कनेक्शनों की भी जांच की जा रही थी और इसमें अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात, इसका जो कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से इसका कनेक्शन अब निकला है। एक जो वसीम खान में अबू सलेम का गुर्गर निकला, तो दूसरा जो आरोपी है अयूब कुरैशी, वो मुंबई बम ब्लास्ट का आरोपी था। हालांकि उसको बरी कर दिया गया था, लेकिन वो ड्रग्स के कारोबार में सम्मिलित पाया गया है। ऐसे में बड़ी सफलता इंदौर पुलिस को कही जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के आदेश के बाद ये कार्रवाई यहां पर की गई थी और लगातार कार्रवाइयां जारी हैं। मुख्यमंत्री जब इंदौर आए थे तो उन्होंने पूरी पुलिस टीम को इसके लिए बधाई दी थी और IG हरिनारायण मिश्र, ADG योगेश देशमुख है, उनकी पूरी टीम को सम्मानित किया था और मंच से उनको बधाई दी थी। उसके बाद से पुलिस का मनोबल बढ़ा हुआ है और पुलिस इस मामले की जड़ तक जाना चाह रही है। जैसा कि मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि इन माफियाओं की जड़ों तक जाना है और जड़ों से इनको खत्म करना है। यही वजह है कि पुलिस इनकी जड़ों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। उसी के तहत बड़ी कामयाबी इंदौर पुलिस को मिली है और इंदौर पुलिस ने अब इन 2 बड़े अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो ड्रग्स के मामले से जुड़े हुए थे। ड्रग्स कनेक्शन इनका पाया गया है। बिल्कुल अरुण, लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि मैंने मुंबई को मुंबई बनाने की तरफ जिस तरह का काम लगातार चल रहा था, अब ये 2 बड़े आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। क्या इनकी गिरफ्तारी के बाद कई और बड़े खुलासे की उम्मीद अब नजर आती है? बिल्कुल, देखिए अब इनकी गिरफ्तारी के बाद कई बड़े खुलासे होंगे, क्योंकि ये ड्रग्स है वो कहां सप्लाई होती थी और कहां से आती थी। हालांकि इसका फिर दूसरे देशों से भी कनेक्शन तलाशा जा रहा है कि ये किन किन देशों से ये ड्रग्स सप्लाई होती थी और कहां इसका सप्लाई का कनेक्शन था और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। और ये जो 2 लोग पकड़े गए हैं, इसके बाद से उन बड़े लोगों का भी पर्दाफाश होगा जो इसके पीछे रहकर काम कर रहे थे। तो एक बड़ा कनेक्शन एक निकला है और गुलशन कुमार हत्याकांड का जो आरोपी रहा है वो गिरफ्तार हुआ है। दूसरा मुंबई बम ब्लास्ट का जो आरोपी रहा वो भी गिरफ्तार हुआ। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इसके जो ड्रग्स के जो कनेक्शन थे वो कहां तक फैले थे और इनका जो ड्रग्स का कारोबार था
वो कहां कहां तक फैला था। पूरे देश में ये कारोबार फैला हुआ था। साथ ही साथ ये भी कहीं ना कहीं जानना बेहद जरूरी है कि मध्य प्रदेश में इनके लिंक्स कौन कौन थे और किसके जरिए ये पूरे प्रदेश में ड्रग्स को सप्लाई करने का काम करते थे। ये भी एक बड़ी चुनौती कही जाएगी कि इन पॉइंट्स को भी जल्दी से जल्दी ट्रेस किया जाए और उनका खुलासा किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया और इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभी आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह से इस पूरे मामले में और ज्यादा खुलासे होते हैं और किस तरह से इन लोगों को पकड़ा जाता है और कार्रवाई की जाती है। चलिए कुछ और खबरों के लिए रुख करते हैं न्यूज रूम का। मौजूद है हमारे सहयोगी पुनीत, ओवर टू यू। शुक्रिया दीपेश। और एक बड़ी खबर की बात करते हैं। उज्जैन से खबर है, बड़नगर मार्ग पर एक तेज रफ्तार कार चिंतावन थाना क्षेत्र में गंभीर नदी में जा गिरी। जैसे ही इस बात की खबर लगी, पुलिस मौके पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और कार को निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कार को जब बाहर निकाला गया तो कार के भीतर से 2 डेड बॉडी मिली है। इस कार पर उत्तर प्रदेश पासिंग स्टिकर लगा हुआ था। पुलिस कार सवार लोगों की पहचान करने में जुटी हुई है। सूचना मिली थी कि गंभीर का जो बैक वाटर है और जो ब्रिज है अपना, वहाँ पर एक रेलिंग टूटा हुआ था और पानी में से तेल था। तो पता चला कि वाहन कोई दुर्घटनाग्रस्त होकर पानी में गिर गया। सूचना थी। अभी जब रेस्क्यू किया गया तो एक गाड़ी उसमें से निकली, हुंडई की गाड़ी निकाली गई है। गाड़ी में 2 लोग जो है अभी उनकी डेड बॉडीज मिल रही है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे ये जो है गाड़ी नदी में गिर गई थी और इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। हुंडई की ये गाड़ी बताई जाती है। उत्तर प्रदेश का इस पर यूपी पासिंग स्टिकर इस गाड़ी पर लगा हुआ था। हालांकि ये लोग कौन हैं, इनकी पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है, लेकिन 2 डेड बॉडी इस कार में से मिली है। और जब ये पुलिस ने जब पूरे मामले की जाँच की, पुलिस को पता चला कि रेलिंग टूटी हुई है और गंभीर का बैक वाटर जो है यहाँ पर जमा रहता है और इसी में ये रेलिंग तोड़ते हुए ये कार गंभीर के इस बैक वाटर में जा गिरी। बाद में जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और जब कार को निकाला गया तो कार किस हालत में मिली ये भी नज़र आ रहा है आपको। और इस कार में 2 डेड बॉडी मिली हैं। अब उनकी पतासाजी की जा रही कि ये लोग कौन हैं, कहाँ से आ रहे थे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। कल कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर कार्यक्रम हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री मौजूद थे, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री वहां की मौजूद थीं और जो कुछ हुआ वो सभी ने देखा। इसके बाद अब एक नई तरीके की सियासत हो रही है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने ममता बनर्जी को रामायण भेज दी है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी को यह बताना चाहिए कि उनके ऊपर किन कट्टरपंथियों का दबाव है। कल ममता दीदी ने जिस तरह राम जय श्री राम के नारे पर अपनी आपत्ति व्यक्त की, हम उम्मीद नहीं करते थे कि पश्चिम बंगाल की वो मुख्यमंत्री हैं, हमारे अपने देश के प्रांत की मुख्यमंत्री है, जहां से देश की आजादी का शंखनाद हो, जहां वंदे मातरम का गान होता है, जहां के साधु संत पूजा छोड़कर आजादी के लिए शंखनाद करने के लिए उठ जाते हैं, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म है, जहां स्वामी विवेकानंद का जन्म है। हम उम्मीद करते थे दीदी कि वहां जय श्री राम के साथ आप भी जय श्री राम बोलेंगे। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम बाबा साहब अंबेडकर के संविधानिक पुरुष हैं और आपको और हमको सबको पता है कि बापू ने कहा कि उठो हिंदुस्तानियों, राम राज की स्थापना के लिए हमें संघर्ष करना है और अंग्रेजों को उखाड़ कर फेंकना है। ये राम हम सबका है, इसलिए जय श्री राम का विरोध करके दीदी कहीं आपने दर्शा दिया कि आप कहीं बांग्लादेश के दबाव में, आप कट्टरपंथियों के दबाव में, आप किसी को खुश मत करिए दीदी। केवल राम अगर खुश है, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, इसलिए राम विमुख असहाल तुम्हारा। दीदी अगर राम का विरोध होगा तो आप समझिए रावण की क्या पोजीशन बनी। दिल्ली लिए चल रहे हैं, प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं और एनसीसी के कैडेट्स जो हैं उनके साथ यहां पर मौजूद है। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भारत की समृद्ध कला, संस्कृति, परंपरा और विरासत की झांकी दिखाते हैं तो हर देशवासी का माथा गौरव से और ऊंचा जाता है। और मैंने तो देखा है कि परेड के समय मेरे बगल में कोई न कोई देश के प्रमुख रहते हैं, इतनी सारी चीजें देख करके उनको बड़ा सरप्राइज होता है, बहुत सारे सवाल पूछते रहते हैं, जानने का प्रयास करते हैं देश के किस कोने में है, क्या है, कैसा है। जब हमारे आदिवासी साथी राजपथ पर संस्कृति के रंग बिखेरते हैं,
तो संपूर्ण भारत उन रंगों में रंग जाता है, झूम उठता है। गणतंत्र दिवस की परेड भारत की महान सामाजिक सांस्कृतिक विरासत के साथ ही हमारे सामरिक सामर्थ्य को भी नमन करती है। गणतंत्र दिवस की परेड दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को जीवंत करने वाले हमारे संविधान को नमन करती है। मैं आपको 26 जनवरी को बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपसे एक आग्रह भी है, अभी दिल्ली में ठीक ठाक ठंड पड़ रही है, जो साउथ से आए होंगे उनको तो परेशानी और होती होगी, और आप कई दिन से यहां हैं, लेकिन आप में से बहुत से लोग, जैसा मैंने कहा, सर्दी के आदी नहीं है। इतनी सुबह उठकर आपको ड्रिल के लिए निकलना होता है। मैं यही कहूंगा कि आप अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखिएगा। साथियों, इस वर्ष हमारा देश अपनी आजादी के 75 वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस वर्ष गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व भी है, और इसी वर्ष हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती भी मना रहे हैं। तो आपने सुना, प्रधानमंत्री अपना संबोधन दे रहे थे और उन्होंने कहा है कि इस वर्ष हम सुभाष चंद्र बोस नेताजी की 125वीं जयंती मना रहे हैं। कल इसी का एक कार्यक्रम था जिसमें शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री कोलकाता पहुंचे थे, और इस दौरान एक जो तस्वीर ली गई वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। लोग उसे खूब पसंद कर रहे हैं। तस्वीर जो है इसको 24 घंटे के भीतर 10 लाख से ज्यादा लोगों का लाइक मिल चुका है, और अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी सफेद कुर्ता पहने हुए हैं और उन्होंने एक शॉल ओढ़ रखी है। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता पहुंचने पर विमान से निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और इसको खूब पसंद किया जा रहा है। और इसके पहले कुछ देर पहले हमने आपको खबर बताई कि कैसे प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने ममता बनर्जी को रामायण भेज दी है। दूसरी तरफ राम नाम की सियासत अभी कितनी हो रही है, इस बात को समझिए कि दिग्विजय सिंह की तरफ से इस पर बयान आया, और दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी के लोग जय श्री राम तो बोलते हैं, जय सिया राम क्यों नहीं बोलते, उसका नारा क्यों नहीं लगाते। उन्होंने कहा कि भगवान राम को सीता से अलग करने पर उन्हें घोर आपत्ति। सन 2003 दिसंबर से लगातार भाजपा यहाँ पे सरकार में रही। केवल कमलनाथ जी के, हमारी कांग्रेस पार्टी के 15 महीने की सरकार छोड़कर ये रोड मैप अभी तक क्या कर रहा था। आज ही मैं अखबार में देख रहा था, स्मार्ट सिटी में अधूरे काम पड़े हुए हैं, घटिया काम हो रहा है, ठेकेदार भाजपा के नेताओं के साथ मिलकर ठेकेदारी कर रहे हैं। तो ये सब बातें समझने की हैं, देखने की हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल के मिंटो हॉल में आज बिटिया दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है और मुख्यमंत्री ने यहां पर कहा अपने संबोधन में कि बेटियों को ना तो डरने की जरूरत है, न सहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मैं कहना चाहता हूं, बदमाशों और मंचलों को हम मध्य प्रदेश में ऐसी सजा देंगे जो जमाना याद रखेगा। और भी बहुत कुछ बातें उन्होंने कही, सुनवाते हैं।
और ये जूडो कराटे का ट्रेनिंग तो जरूरी है ही। मैं तो कहता हूं शौर्य दल की बेटियों को कटार भी रखना चाहिए और जरूरत पड़े तो इनको लाइसेंस भी देना चाहिए। अन्याय मत सहो, छेड़छाड़ अगर होती तो डरने की जरूरत नहीं है, बताने की आवश्यकता है और ऐसे बदमाशों को ठीक करने की जरूरत है। और मैं बेटियों तुम्हें आश्वस्त करता हूं, वचन देता हूं कि सरकार ऐसे बदमाशों को क्रश करके धूल में मिला के छोड़ेगी। इनको किसी भी कीमत पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आत्मा फट जाती है जब ऐसी कोई कहानी, ऐसी कोई सच्ची घटना सुनते हैं। ये भी होता है। हे भगवान, लेकिन इस बहन के जज्बे को मैं दाद देता हूं, प्रणाम करता हूं, जिसने हिम्मत के साथ इस अन्याय का विरोध करके, और चाहे वो कोई भी हो अन्याय करने वाला, उसको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा के उसको आजीवन कारावास की सजा दिलवाई। और इधर सतना के रैगांव की लाडली आकांक्षा ने भी राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री से बात की। सुनवाते हैं। कॉलेज के लिए मांग की है ताकि हमारी बहनें जो गांव से यहाँ सतना इतनी दूर कॉलेज के लिए आती हैं, पढ़ाई के लिए आती हैं, ताकि उन्हें आती हैं बट उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम होती हैं, उन्हें ये प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े, इसलिए हमने मामा जी से कॉलेज के लिए मांग की है। और दतिया के वृंदावन धाम में प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पहुंचे हुए थे और यहां पर राष्ट्रीय बालिका दिवस पर उन्होंने कन्याओं का सम्मान किया। पहले कन्या पूजन हुआ, उसके बाद बालिकाओं और महिलाओं को सम्मानित उनके द्वारा किया गया और उन्होंने कहा है कि बेटियों की गाड़ी में पैनिक बटन लगेगा और पैनिक बटन दबाने पर हर बेटी को 5 मिनट में पुलिस की सहायता मिल पाएगी। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से हमारी बेटियों के वाहनों में, गाड़ियों में रहेगा। जब भी वो पैनिक बटन को अपनी गाड़ी में दबाएंगी, तत्काल 10 से 15 मिनट के अंदर पुलिस सहायता उसको पहुंचेगी। 100 नंबर डायल से उसको 100 नंबर से उसको साथ में अटैच करेंगे। त्रेता युग में या तो रावण और लंका में लोग भड़कते थे, या पश्चिम बंगाल में ममता दीदी भड़कती है। ममता दीदी के भड़कने से एक तो बात साबित हो गई कि बंगाल के अंदर रावण राज्य है, राम राज्य नहीं है, और बंगाल की जनता राम राज्य चाहती है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि ये उन लोगों के सम्मान का दिन आज है, उन लोगों की सराहना का आज दिन है जो बालिकाओं को सशक्त बनाने की दिशा में काम करते हैं। और इधर गृह मंत्री अमित शाह ने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर एक ट्वीट किया और उन्होंने क्या कहा, ये क्या लिखा आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को देश ने जन अभियान बनाया, जिससे विद्यालयों में बेटियों के नामांकन में बढ़ोतरी व लिंगानुपात में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हम देश की बेटी को आत्मनिर्भर बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ग्वालियर में 5 लाख की रिश्वत लेते पकड़े गए तत्कालीन सिटी प्लानर प्रदीप वर्मा ने वॉइस सैंपल नहीं दिया है। आपको बता दें कि ईओडब्ल्यू ने 3 बार नोटिस देने के बाद भी वर्मा ने वॉइस सैंपल नहीं दिया है। ईओडब्ल्यू ने जांच रिपोर्ट भोपाल मुख्यालय भेज दी है। दरअसल बिल्डर को कार्रवाई का डर दिखाकर वर्मा ने 50 लाख की रिश्वत की मांग की थी। 5 लाख की दूसरी किस्त लेते ईओडब्ल्यू ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बिल्डर ने वर्मा के साथ हुई बातचीत का ईओडब्ल्यू को टेप भी सौंपा था। फॉरेंसिक टेस्ट के लिए ईओडब्ल्यू ने वर्मा से वॉइस सैंपल की मांग की थी, लेकिन
वर्मा ने अभी तक वॉइस सैंपल नहीं दिया गया। तो काफी चर्चित ये मामला है और अब इस मामले में यूडब्ल्यू लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है और कार्रवाई में जुटी हुई है। लेकिन इस पूरे मामले में एक बात ये निकलकर सामने आ रही है कि जिस टेप का जिक्र इसमें निकलकर सामने आया है, जो टेप दिया गया है रिश्वत की मांग को लेकर जो बातचीत हुई थी, उसका टेप जो दिया गया है, अब उसके बाद वॉइस सैंपल के लिए इन्हें नोटिस लगभग 3 बार भेजा गया, लेकिन इन्होंने अभी तक वॉइस सैंपल नहीं दिया। हमने आपको हमारे खास कार्यक्रम बायजूस यंग जीनियस में मिलवाया बायजूस के यंग जीनियस अश्वत्था बीजू से। आइए दिखाते हैं हमारे कार्यक्रम में आने के बाद कैसा रहा उनका अनुभव। एक करिश्माई यंग जीनियस से हम मिले जो 13 साल की उम्र में पैलिएंटोलॉजिस्ट बन चुकी है। अश्वत्था बीजू से जानते हैं कि उन्हें कैसा लगा बायजूस यंग जीनियस में आकर। Hi Ashwatha, how are you? Thanks sir, how about you? I am good. You tell me, how did you like coming on Byju's Young Genius? It was a great experience over there during the shoot at Byju's Young Genius. I had a great time over there. What about your parents? Were they happy? Are they proud of you? I'm not sure about that, but I am sure that my mother would have loved the atmosphere too. What's your plan now? What are you busy exploring now? I've worked in all the 3 basins and we are up to going, I think we'll be moving to the next 5. Wonderful Ashwatha, good to connect with you. Wish you all the very, very best. Thank you sir, thank you so much. Genius, young genius. और इसके साथ इस सब बुलेटिन में फिलहाल इतना है। हमारे सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ मौजूद थे पुनीत। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ 18।